हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। कल हमने केमिस्ट्री के कुछ एटम्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम केमिस्ट्री में जो रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा यानी कि कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनके समझेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आप, इसमें पूछा है इसने कि निम्नलिखित में प्रश्न में से द्रव्यमान का परिकलन करना है, यानी कि मोलर द्रव्यमान यानी कि मोलर मास। अब इसके अंदर फर्स्ट दिया हुआ है, जैसे कि ऑप्शन दे रखे हैं कि H2O, CO2 और CH4, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम H2O के बारे में देखते हैं, यानी कि वाटर के बारे में। H2O है, इसके बारे में पूछा है इसने। तो इसके बारे में बताया है कि H2O है, इसका जो मोलर मास है वो कितना है, वो है 2 × 1.008 प्लस 1600। तो इसका जो टोटल मोलर मास है वो कितना होगा, वो होगा 18.016 AMU। तो हमने H2O को देख लिया है कि H2O है, इसका जो मोलर मास है वो कितना होगा, 18 के लमसम आ रहा है। ठीक है। जैसे ही CO2 है, तो CO2 है, इसका अगर हम मोलर द्रव्यमान देखते हैं तो इसका मोलर द्रव्यमान देखें सब, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि कार्बन को देखेंगे। तो कार्बन क्या होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितने नंबर है, 6 नंबर पे है, और इसका मोलर मास कितना होगा कि 12, अप्रोक्सीमेट 12 आ गया। 12 प्लस अब बाद में है O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, और इसका जो मोलर मास है वो कितना हो जाएगा, 16, डबल किया इसका। अब इसमें 2 O2 हैं, तो इसका क्या होगा कि 2 × 16। तो हमारे पास जो इसका जो CO2 का टोटल मोलर द्रव्यमान है वो कितना होगा, 44.01 AMU। अब हमारा जो थर्ड है वो है CH4। CH4 का अगर द्रव्यमान देखें हम, इसका मोलर मास अगर हमें निकालना है तो देखो, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन का। कार्बन 6 नंबर पे आता है, और इसका जो मोलर मास है निकालेंगे तो कि इसका द्रव्यमान कितना होगा, डबल कर दो, 6 का डबल 12, यानी कि ये 12 हो गया। प्लस आगे दे रखा है CH4, यानी कि 4 एलिमेंट किसके हैं, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का एक होता है, यानी कि 4 × 1.008। अब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास CH4 है, इसका मोलर मास यानी कि मोलर द्रव्यमान आ रहा है, कितना हुआ वो, 16.042 AMU। इसके बाद में अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि जो विलियम सल्फेट है, विलियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। विलियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट सॉरी, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बता दिया इसने, Na2SO4 हो गया। और इसमें उपस्थित जो विभिन्न तत्व हैं उनका द्रव्यमान प्रतिशत का क्या करेंगे, हम परिकलन करेंगे, यानी कि उनको हम काउंट करेंगे। इसमें अभी इसका सॉल्यूशन देखें आप, इसमें बता रखा है कि सोडियम सल्फेट है, यानी कि Na2SO4। आप सोडियम सल्फेट का एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला कौन सा है, तो वो क्या होगा, Na2SO4। इसका जो ग्राम आणविक द्रव्यमान निकालें हम, तो इसका होगा 2 × 22.99 प्लस, यानी कि ये तो सोडियम हो गया, उसका हुआ। फिर आगे SO4 का निकालेंगे, SO4 का निकालेंगे तो इसमें 32.06 प्लस 4 × 16, यानी कि 4 जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं, तो 4 × 16 हो गया। अब हम इन सब को देखेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो होगा 142.04 मोल इनवर्स। ठीक है। अब अगर इसकी हम जो इसका द्रव्यमान है, इसका अगर हम तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि यौगिक के 1 मोल के तत्व का भार, यानी कि 1 मोल तत्व है उसका भार ले लिया, अपॉन में क्या हुआ कि यौगिक का जो ग्राम आणविक द्रव्यमान है वो हो गया, इंटू में 100 हो गया। जैसे कि सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत निकाले हम, सोडियम है तो ये क्या ऊपर हमने निकाला था, कितना हो रहा है, 22.99
इंटू में 2 अपॉन में 142.04 इंटू 100, यानी कि इसको निकालेंगे तो इसका निकलेगा 32.37%। ऐसे ही अगर सल्फ़र है, इसका अगर हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालें तो सल्फ़र क्या होगा, 32 16 नंबर पे आता है, 16 का डबल कितना हो गया 32, यानी कि 32। तो सल्फ़र का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे 32 अपॉन में 142, यानी कि ये इसका जो यौगिक है, इसका ग्राम आणविक भार है वो निकालेंगे 142.04 इंटू में 100, यानी कि सल्फ़र है, इसका द्रव्यमान प्रतिशत होगा 22.57%। अब है कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, तो 8 का डबल किया तो 8 दूनी 16, यानी कि 16 गुणा में 4 अपॉन में 142.04 इंटू में 100, यानी कि जो ऑक्सीजन है इसका द्रव्यमान प्रतिशत आएगा 45.06%। आई थिंक आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो कि आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान द्वारा 69.9% आयरन और 30% ऑक्सीजन है। अगर हम इसका निकालेंगे तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो आप, इसके मूलानुपाती सूत्र की गणना करेंगे हम। जैसे सबसे पहले तो फेरस है आयरन, इसका प्रतिशत बता रखा है 69.9 दे रखा है हमें क्वेश्चन में, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होगा 56, और परमाणुओं की जो आपेक्षिक संख्या है वो कितनी होगी, यानी कि जो सबसे पहले तो हम प्रतिशत रखेंगे अपॉन में इसका परमाणु द्रव्यमान गुणा में ये इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो आपेक्षिक संख्या होगी वो होगी 1.25, और अगर इसी को अगर सरल अनुपात देखें इसका तो वो हो जाएगा 1.25 है अपॉन में 1.25 या इक्वल 1, यानी कि 1 आ रहा है। और इसका जो पूर्णांक अनुपात है, पूर्णांक अनुपात कितना होगा, ये 2 हो जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का अगर प्रतिशत दिया हुआ है 30.1 इक्वल्स टू दे रखा है, तो परमाणु द्रव्यमान कितना है 16, यानी कि ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान जैसे 8 नंबर पे होता है, इसका डबल करेंगे तो परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि 16 हो गया। और अगर इसका परमाणु की आपेक्षिक संख्या निकालें तो वो कितनी है 30.1 अपॉन में 16 इक्वल्स टू कितना हो गया 1.88। और अगर इसका सरल अनुपात देखें तो इसमें क्या करेंगे कि इसकी जो परमाणु का जो आपेक्षिक संख्या है वो लेंगे 1.88 अपॉन में इसमें 1.25 किया, तो इसका कितना आ गया, इसका आंसर आ रहा है 1.5, यानी कि पूर्णांक अनुपात कितना होगा इसका 3। इसका मूलानुपाती सूत्र देखें अगर हम तो वो क्या होगा Fe2O3, फेरस ऑक्साइड Fe2O3, ये हमारे पास आयरन के ऑक्साइड है वो बता रखा है क्या है Fe2O3। इसी प्रकार अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिकलन कीजिए, यानी कि CO2 है उसका परिकलन करने के लिए पूछा है इसका। तो जैसे इसका फर्स्ट है कि मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है, और एक दे रखा है कि 1 मोल कार्बन यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है। तो इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो देखो आप, यानी कि ऑक्सीजन है इसको वायु में, ऑक्सीजन यानी कि वायु में कार्बन निम्न प्रकार से बताया है कैसे, जैसे कि कार्बन है ये क्या है सॉलिड फॉर्म में है, 1 मोल कार्बन का लिया यानी कि 12 ग्राम ले लिया, फिर ऑक्सीजन ले रहे हैं यानी कि प्लस O2 गैस फॉर्म में, इसका मोल होता है 32 ग्राम। अगर कार्बन और ऑक्सीजन को अगर मिलाएंगे तो जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है ये 1 मोल यानी कि 44 ग्राम। इसमें अगर हम देखें जैसे कि हवा के ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा इस प्रकार कारण से, हवा में क्या है ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा है और इस कारण से ज्वलन पूर्ण होती है,
अतः मोल कार्बन के दहन से उत्पन्न, यानी कि मोल कार्बन के दहन से क्या होगा, जैसे कि CO2 है, इसमें दहन होगा, ठीक है, तो 44 ग्राम हो गया। फिर इसी प्रकार से अगर इस स्थिति में ऑक्सीजन का सीमा अभिकर्मक है, केवल 0.5 मोल कार्बन में जलेगा, यानी कि 32 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पन्न करेंगे CO2, तो वो होगा 44 ग्राम। फिर देखा है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन से उत्पन्न CO2 है, वो कितना होगा, यानी कि 44/32 इंटू में 16, यानी कि हमारे पास कितना आएगा, 22 ग्राम आ जाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखें आप कि सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या है, CH3COONE का 500 ml है, इसको 0.375 मोलर जलीय विलयन कार्बन के लिए उसके कितने द्रव्यमान की आवश्यकता है। जैसे कि सोडियम एसीटेट के जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना है कि 82.0245 ग्राम मोल इनवर्स। अब अगर इसका आंसर देखें हम तो वो देखें आप कि इसका जलीय विलयन है, इसमें इसकी मोलरता है वो निम्न समीकरण से क्या है, व्यक्त की जा सकती है। कौन सी समीकरण से, जैसे कि W = mmV/1000, इससे हम इसका निकाल लेंगे। अब अगर इसको प्रश्नानुसार देखें तो देखें आप कि M = 0.375, M' = 32.0245, V = 500 ml, तो W का मान दे रखा निकाल रहा है। तो इसका जो एक फॉर्मूला दिया हुआ है उससे देखें आप इसको कि इसका जो भार मान प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा, W = 0.375 इंटू में 82.245 इंटू में 500/1000। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसको सॉल्व करने पर बनेगा हमारे पास 15.38 ग्राम। अतः ये जो सोडियम एसीटेट है इसके द्रव्यमान की जो आवश्यक मात्रा है वो होगी 15.38 ग्राम। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, इसको देखें आप। इसमें बताया कि सांद्र नाइट्रिक एसिड के इस प्रतिदर्श का जो मोल प्रति लीटर में सांद्रता का परिकलन कीजिए जिसमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत है वो 69% हो और जिसका महत्व है 1.41 ग्राम मोल इनवर्स हो। तो इसका आंसर हम देखें तो देखो आप कि दिया गया जो प्रतिशत है वो कितना है, 69%, अर्थात 100 यानी कि 100 ग्राम विलयन में केवल 69 ग्राम क्या है, नाइट्रिक एसिड है। ये जो नाइट्रिक एसिड है इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो क्या होगा, 1 + 14 + 3 × 16, यानी कि इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो होगा 33 ग्राम मोल इनवर्स। अब ये 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड है, इसको विलियन में यानी कि 100 ग्राम में उपस्थिति में मोलर की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। तो इसको निकालने के लिए क्या होगा कि पहले तो क्या होगा, नाइट्रिक एसिड यानी कि 69/63 = कितना आ जाएगा, 1.095 हो जाएगा इसका, यानी कि जो 100 ग्राम HNO3 है इस विलयन का जो आयतन है वो निकालने तो कितना होगा कि पहले द्रव्यमान अपॉन में घनत्व है = 100/1.41 = 70.92 ml, यानी कि अतः ये जो नाइट्रिक एसिड है इसको विलयन की जो सांद्रता है वो कितनी होगी, 1.095/0.07092 = 15.44 मोल अपॉन लीटर, यानी कि 15.44 m हो जाएगा इसका।
अब ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो देखें, इसमें पूछा है कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है यानी कि CuSO4 है, इसमें कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि ये जो कॉपर सल्फेट है 100 ग्राम के अंदर, इसमें कितने प्रतिशत हमें क्या है ये मिलेगा कॉपर। तो इसका आंसर क्या होगा, CuSO4 का जो मोलर द्रव्यमान है यानी कि 63.5 प्लस 32 प्लस 4 × 14 इक्वल्स टू 1595 ग्राम मोल इनवर्स ये होगा। यानी कि 1 मोल 159.5 ग्राम CuSO4 में कॉपर का 1 ग्राम परमाणु यानी कि 63.5 ग्राम उपस्थित रहता है। तो इसका क्या होगा, यानी कि 100 ग्राम जो कॉपर सल्फेट है इससे जो प्राप्त है कॉपर की जो मात्रा है वो कितनी होगी, वो होगी 63.5 अपॉन में 159.5 × 100 इक्वल्स टू 39.81 ग्राम हो जाएगी। ठीक है, अभी इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसमें बता रखा है कि आयरन के ऑक्सीजन का जो आणविक सूत्र है वो ज्ञात कीजिए, जिसमें आयरन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत है वो क्रमशः 69.9 ग्राम तथा 30.1 ग्राम है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हम हल करते हैं इसको। मूलानुपाती सूत्र है इसकी गणना के लिए। इसमें पर्सन में क्या है कि ये जो पहले हम 3 नंबर का जो हल देखा था उसी के अंदर इसका बता रखा है, यानी कि यही है। देखो आप, ये हमने इसमें इसका निकाला था, देखो है ना, तो इसका निकल जाएगा ये इसमें। फिर ये बता रखा है कि ये जो मूलानुपाती सूत्र है Fe2O3 इसका द्रव्यमान कितना है 2 × 55.85 प्लस 3 × 16 इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी 159.7 ग्राम मोल इनवर्स। इसका जो n है वो निकलेगा मोलर द्रव्यमान अपॉन में मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, यानी कि 159.8 अपॉन में 159.7 इक्वल्स टू होगा 1। यानी कि अतः दिए गए जो ऑक्साइड है इसका आणविक सूत्र क्या होगा Fe2O3। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताया है कि निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर क्लोरीन के जो औसत परमाणु द्रव्यमान का परिकलन करना है। इसमें बताया कि परसेंटेज में जो हमारे पास क्लोरीन है यानी कि 35 क्लोरीन इसका दे रखा है, तो इसका जो प्राकृतिक बहुलक है वो होगा 75.77 और इसका जो मोलर द्रव्यमान है ग्राम में वो होगा 34.9689। ऐसे ही सेकंड है वो 37 क्लोरीन है, इसमें 20 इसका जो प्राकृतिक बहुलता है वो होगी 24.23 और इसका मोलर द्रव्यमान है वो होगा 36.9659। तो अब हम इसका आंसर देखें तो देखो आप इसमें सॉल्व करेंगे इसको। जैसे कि क्लोरीन का जो औसत परमाणु द्रव्यमान है वो अगर निकालना है तो देखो आप इसमें पहले दे रखा है कि ये जो 34 यानी कि जो ये 35 क्लोरीन था उसका दे रखा है वो लिखेंगे इसका मोलर द्रव्यमान, यानी कि 34.9689 इंटू में 75.77 इसकी यानी कि प्राकृतिक बहुलकता से इंटू कर दिया। फिर इसमें प्लस यानी कि अब ये जो 37 क्लोरीन था वो लिया, दोनों को प्लस करके लिखा है ना, तो 36.9659 इंटू में 24.23 अपॉन में आएगा 75.77 प्लस 24.23, यानी कि जो प्राकृतिक बहुलकता है इनको प्लस करके लिखा है नीचे। ठीक है, फिर इनको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 35.4527 AMU। ऐसे ही हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो देखें आप। इसमें पूछा है कि जो एथेन है यानी कि एथेन क्या होता है, यानी कि कार्बन के तो 2 मॉलिक्यूल बताएं, यानी कि एथेन यानी कि C2H6, इसके अंदर 3 मोलों को निम्नलिखित
का परिकलन करना है हमें। जैसे इसमें फर्स्ट है कि जो कार्बन परमाणु के लिए जो मोलों की संख्या है वो देखनी है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट में आंसर में देखो कि 1 मोल एथेन यानी कि कार्बन परमाणु के 2 मोल हैं, कार्बन के 2 मोल बता रखे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 3 मोल तो एथेन में उपस्थित है। कार्बन परमाणुओं के मोलों की जो संख्या है वो क्या होगी, 3 × 2 = क्या होगा, 6, यानी कि एथेन बोला है, यानी कि C2H5 होता है, यानी कि एथेन्स C2H6 होता है ना, तो 3 × 2 यानी कि 6 हो गया इसमें। फिर सेकंड था हमारे पास जो हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या निकालनी है, यानी कि 1 मोल एथेन में हाइड्रोजन परमाणु कितने होंगे, 6 मोल, यानी कि आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा एथेन का, C2H6 है, ठीक है। तो जैसे H6 है तो हाइड्रोजन कितने हुए इसमें, 6 आ गए, कार्बन 2 है ना, तो 3 मोल में उपस्थित जो हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या कितनी होगी, 3 × 6 = 18। ऐसे ही हमारा जो थर्ड था वो था कि एथेन के अणुओं की संख्या, एथेन में अणुओं की संख्या अगर हम देखें तो देखो कि 1 मोल एथेन में उपस्थित अणु वो होंगे 6.022 × 10⁻23। ये तो इसकी क्या हुई, अवोगाद्रो संख्या हो गई एथेन की। फिर है 3 मोल एथेन में उपस्थित अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या क्या होगी, 3 × 6.022 × 1023 = आ जाएगा 18.066 इंटू में 1023। ये इसका क्या होगा, अणुओं की संख्या आ जाएगी। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 20 ग्राम चीनी यानी कि C2H22O11 को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने के से उसका जो आयतन है वो 2 लीटर हो जाए, तो चीनी के विलयन है उसकी सांद्रता क्या होगी। तो यानी कि हमें इसकी सांद्रता निकालनी है, तो चीनी की मोलर सांद्रता है वो कितनी होगी, वो होगी 12 × 12 प्लस में 1 × 22 प्लस 11 × 16 = कितना आएगा, 342 ग्राम मोल इनवर्स। ये इसकी क्या होगी, मोलर द्रव्यमान हो गया इसका। फिर बताया कि 20 ग्राम चीनी में उपस्थित मोलों की संख्या है वो कितनी होगी, तो 20 ग्राम में पूछा है तो 20/342 = में 0.0585 हो गया। फिर इसमें पूछा है कि चीनी की विलयन की जो मोलर सांद्रता है अगर वो निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला है कि विलित चीनी के मोलों की संख्या अपॉन में विलयन का जो आयतन है लीटर में वो दे रखा है। तो ऊपर तो क्या हुआ कि जो चीनी के जो मोलों की संख्या है वो दे रखी है 0.0585 अपॉन में जो विलयन की आयतन जो लीटर में है वो है 2, वो हो गया = हो गया 0.02925 मोल लीटर इनवर्स। ये निकल गया इसमें। अब ये जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चंस है इसको देखो आप कि यदि एथेनॉल का जो घनत्व है वो है 0.793 किलोग्राम लीटर इनवर्स हो तो इसका 0.25 मोल के 2.5 L विलयन में बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी। तो इसमें देखें आप कि मेथेनॉल है, इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो क्या होगा, मेथेनॉल यानी कि कार्बन 1 है, मेथेन में 1 होता है ना, तो मेथेनॉल में क्या करते हैं कि जो CH3 OH = क्या होगा 32 ग्राम मोल इनवर्स। ऐसे ही दिए गए विलयन में क्या होगा कि तैयार करने के लिए जो इसकी आवश्यक मेथेनॉल का जो भार है वो निम्न प्रकार है, यानी कि W = M(m−1)V अपॉन में 1000 दे रखा है। इसका सोल्व करेंगे यानी कि 0.25 × 32 इंटू में 2500 अपॉन में 1000 = इसको सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगा कि 20 ग्राम। इसको सोल्व करेंगे अगर किलो जूल में यानी कि
केजी में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 0.02 केजी। इसका जो वी है वो 25 लीटर है, यानी कि 2500 ml मिलीलीटर है ना। तो इसी के अंदर देखो 0.793 ग्राम है, नहीं किलोग्राम। तो ये मेथेनॉल प्रतिदर्श में 1 लीटर की उपस्थिति है। ऐसे ही अगर 0.02 केजी है मेथेनॉल, इसमें उपस्थित होंगी 1/0.793 इंटू में 0.02 इक्वल्स टू 0.02522 लीटर, यानी कि 25.22 है ml। ये हो गया इसका प्रतिशत में। अतः इसकी आवश्यक मेथेनॉल है वो प्रतिदर्श का आयतन कितना होगा 25.22 ml। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। इसमें बता रखा है कि जिस दाब का जो प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि दाब का जो एसआई मात्रक है वो पास्कल नीचे दिया हुआ है। जैसे कि 1 पास्कल बराबर कितना होगा 1 Nm/2। यदि सांद्रता और हवा का द्रव्यमान 1034 ग्राम सेंटीमीटर/2 हो तो पास्कल में दाब का परिकलन कीजिए, है ना। आंसर होगा इसका कि दाब का जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी कि सांद्रता पर हवा का भार कितना होगा मीटर इंटू ग्राम, यानी कि 1034 इंटू 98 इक्वल्स कितना होगा 10.1332 ग्राम MS/2। अगर इसको दाब देखें, दाब होता है भार बटे में क्षेत्रफल। तो भार तो कितना बता रखा है कि 10.1332 kg MS/2 अपॉन में 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 101,332 kg M−S/2। अगर इसका पास्कल में देखें तो 1 पास्कल बराबर क्या होता है कि 1 Nm/2 1 N अपॉन में मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 kg मीटर S/2 अपॉन में M स्क्वायर। इसका हो जाएगा 1 kg M−S/2। अब इसका हवा का दाब अगर हम देखें तो वो कितना है कि 101,332 kg M−S/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 101,332 PA, यानी कि 1.01332 इंटू में 10⁵ पास्कल। ये जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है वो देखें आप कि द्रव्यमान में एसआई मात्रक है क्या है, इसे की प्रकार से परिभाषित किया जाता है। जैसे द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम यानी कि केजी है। पेरिस के निकट सेवरेज में 0 डिग्री सेल्सियस पर रखी प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के रूप में विशेष छड़ अथवा टुकड़े का द्रव्यमान है वो 1 मान किलोग्राम माना जाता है, यानी कि 1 माना जाता है इसको 1 मानक किलोग्राम। अब जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो देखें आप कि निम्नलिखित पूर्व लग्नों को उनकी गुणों के साथ मिलाना है, ठीक है। जैसे कि इसमें फर्स्ट दे रखा है माइक्रो, तो माइक्रो क्या होता है 10⁻⁶, यानी कि 3 नंबर पर माइक्रो को लिखेंगे 10⁻⁻6। फिर है डेका होता है कि 10। फिर इसमें पूछा है मेगा होता है कि 10⁻�0। फिर इसमें पूछा है कि गीगा होता है कि 10। और फेम्टो होगा 10 से 15।
10 इनवर्स टू 15, यानी कि आप इसको याद ही कर लो, आपको ये याद रखना, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा आपको। जैसे माइक्रो है तो माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶, फिर डेका है वो हो गया 10, मेगा होगा कि 10⁻�0, फिर गीगा है वो 10, और जो फेमटो है वो होगा 10⁻⁻15। आई थिंक आप समझ गए होगे इन्हें। अब ऐसे ही देखो कि आर्थिक सार्थक अंकों के में आप क्या समझते हैं इसका सार्थक अंक, कि सार्थक अंक कौन से होते हैं, यानी कि इन अंकों में संख्या को उनकी द्रव्यमान किसी राशि का निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात अंक कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। यानी कि अंकों के रूप में इनको क्या व्यक्त किया जाता है, इन्हीं को इनका क्या बोला जाता है, सार्थक अंक कहा जाता है। फिर 17 क्वेश्चन है, इसको आप देखो, इसमें दे रखा है कि पेयजल में एक नमूने में क्लोरोफॉर्म जो कैंसर जन्य है, यानी कि कैंसर जन्य क्या है, क्लोरोफॉर्म है वो कैंसर जन्य है, इसमें से अत्यधिक संदूषित पाया जाता है, यानी कि ये पोल्यूटेड है। संदूषण के कारण इसका जो स्तर है वो 15 ppm यानी कि द्रव्यमान के रूप में होता है। इसे अब क्वेश्चन फर्स्ट है, किसी द्रव्यमान प्रतिशत में दर्शाइए। तो द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में अगर इसको दर्शाएंगे तो देखो कि ये जो देखो आंसर दे रखा नीचे 15 ppm, यानी कि द्रव्यमान द्वारा का जो अर्थ है वो क्लोरोफॉर्म के रूप में 15 यानी कि 15 भाग द्रव्यमान से पानी में 10⁻⁶ भाग द्रव्यमान के रूप में उपस्थित होता है। फिर बता रखा है कि जो इसका द्रव्यमान प्रतिशत है वो होगा 15/10⁶ इंटू में 100, यानी कि सॉल्व करेंगे तो वो होगा 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम %। फिर हमारा जो इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन था वो था कि जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा है कि CHCl3 का जो मोलर द्रव्यमान है वो होगा 12 + 1 + 3 इंटू 35.5 इक्वल्स टू हो जाएगा इसका 119.5 ग्राम मोल इनवर्स। इसके बाद में दे रखा है कि 10⁻³ ग्राम है, यानी कि 1 kg प्रतिदर्श में जो क्लोरोफॉर्म की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी 15/10⁶ इंटू में 10⁻³ इक्वल्स टू है 1.5 इंटू 10⁻² ग्राम। फिर है 1 किलोग्राम प्रतिदर्श में उपस्थित क्लोरोफॉर्म में मोलों की जो संख्या है वो क्या है 1.5 इंटू 10⁻² अपॉन में 119.5 इक्वल्स टू होगा 1.255 इंटू 10⁻⁴ मोल। इसकी जो मोललता है वो होगी 1.255 इंटू 10⁻⁴ m। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखें आप कि निम्नलिखित को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए, यानी कि इनका जो वैज्ञानिक संकेतन है उसमें चेंज करना है हमें। यानी कि जो फर्स्ट है वो दे रखा है कि 0.0048, इसको अगर इसका जो वैज्ञानिक संकेतन में देखें फर्स्ट को तो ये हो जाएगा, इसके अंदर मतलब 0.0048 है। इसको अगर हम इंटू करते हैं, ठीक है, 4.8 इंटू 10⁻³ 10⁻³ किया तो फिर इसका क्या होगा, ये चेंज हो गया इसमें। फिर सेकंड है 234, इसका करने हैं तो 234 इंटू 10⁵ हो गया। और फिर इसके अंदर थर्ड नंबर है वो है 4008, इसको अगर हम चेंज करेंगे वैज्ञानिक संकेतन में तो ये हो जाएगा 8.008 इंटू 10⁻³। फिर फोर्थ है वो है 500, है ना, तो 500 को अगर हम वैज्ञानिक संकेतन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻² हो गया, ठीक है। फिर अगर ये जो नेक्स्ट है फिफ्थ वो हो गया कि
60012 है, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये आप देखो कि 60012 इंटू 10 ये हो गया। आई थिंक आप लोग इसको समझ गए होंगे कि इसका वैज्ञानिक संकेतन कैसे चेंज किया इसका। फिर अगर हमें दे रखा है नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से इसके जो सार्थक अंक है उनकी संख्या बताइए। सार्थक अंकों की संख्या बतानी है तो आप देखो इसमें फर्स्ट दे रखा है कि 0.0025 है। इसके अंदर सार्थक अंक तो दो ही हुई ना, 25 है वो, तो इसका जो सार्थक अंक है वो होगा 2। फिर सेकंड है वो है 208। इसमें पूछा है कि सार्थक अंक कितने हैं, तो आप देखो 2 है, 0 है, 8 है, यानी कि सार्थक अंक कितने हो गए इसमें 3 हो गए। फिर थर्ड वाला है, इसमें सार्थक अंक देखो कितने और हैं 5005, यानी कि 4 और हैं, तो सार्थक अंक 4 होंगे इसमें। और फोर्थ नंबर है, इसमें सार्थक अंक कितने हैं 1 2 6 फिर 000। अगर हमें देखो सार्थक अगर 00 अगर ये पहले आता और बाद में 1 2 6 आता ना तो ये 3 ही होते हैं, लेकिन इसमें 1 2 6 आगे 00 हैं, तो ये यानी कि बाद वाले 0 हैं वो काउंट किए जाते हैं, तो ये सार्थक अंक इसमें कितने हो गए 6 हो गए। जैसे कि 500 दे रखा है तो 500 में सार्थक अंक 3 है, और ये जो 6 नंबर है इसमें सार्थक अंक पूछा है हमें कितने हैं, तो आप देखो 2.0034, यानी कि इसमें टोटल कितने हो गए, कितने अंक हो रहे हैं इसमें 5 हैं, यानी कि इसके जो सार्थक अंक है वो 5 होंगे। अब आप याद रखो कि अगर कोई भी नंबर 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो, इनके बाद में अगर 000 कुछ लगा है तो वो क्या होंगे, वो उनको काउंट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर पहले 000 आके 1 2 आ जाए तो क्या करेंगे, 00 को नहीं 1 2 को ही काउंट करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन था, इसमें दे रखा है कि 0.0025 है, इसमें सार्थक अंक पूछी, तो स्टार्टिंग के 00 काउंट नहीं हो रहे हैं, लास्ट के 25 ही, यानी कि 2 ही सार्थक बताएं। लेकिन अगर 25 के बाद में अगर 2 0 और आ जाते तो वो काउंटेबल होते हैं। तो ये आप निकालोगे, इनके सार्थक अंक होंगे इनके। फिर देखो ये जो हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखो निम्नलिखित में से जो 3 सार्थक अंकों तक निकालना है हमें, ठीक है। इसमें दे रखा है जो फर्स्ट है ये दे रखा है कि 34.216, यानी कि कितने हो गए इसके अंदर अंक कितने हैं, यानी कि 34216, यानी कि टोटल तो 5 हैं, लेकिन हमें कितने निकालने हैं 3 ही निकालने हैं, यानी कि स्टार्टिंग से काउंट करके 3 नंबर तक जो डिजिट आ रही हैं वही इसके क्या होंगे सार्थक अंक होंगे, यानी कि 34.2 यहाँ तक ये सार्थक अंक हो गया। फिर सेकंड वाला है ये है कि 10.4107, अब इसमें भी 3 डिजिट ही रखनी है, 3 अंक, यानी कि 10.4 यहाँ तक हुआ। फिर जो थर्ड है ये है 0.04597, इसमें सार्थक अंक पूछा है हमें। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक 0.0 करके अगर कुछ भी आ रहे हैं ना तो डिजिट आएगी, वहाँ से वो काउंटेबल होगा। अगर 0 है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, यानी कि 0.0 ये तो अनकाउंटेबल है। 0 के बाद में 460, यानी कि ये काउंटेबल हुआ, यानी कि 3 डिजिट कहाँ तक होंगे 0.0460, ये इसमें 3 डिजिट ही हैं। फिर ये फोर्थ नंबर है 2808, इसके अंदर पूछा है कि सार्थक अंक है ना, तो इसके क्या होंगे 3 निकालने हैं, तो 3 निकालोगे तो 2810 यहाँ तक इसके होंगे। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ये हमने आज 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल देखेंगे। आप इन क्वेश्चंस को आज देखें, पढ़ें, याद करें, और आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो बाकी हम कल देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप पूरा देखें, पढ़ें, याद भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। और नेक्स्ट क्लास जो कल होगी आप उसके लिए भी तैयार रहें, लेकिन उससे पहले आज आपने जो पढ़ा है उसको याद करें, ताकि आपका जो कल आएगा वो भी आपको याद हो जाए अच्छे से। थैंक यू।